तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज हम करेंगे करंट अफेयर। और आज मैं करंट अफेयर में आपको करवाने जा रहा हूँ लास्ट 6 मंथ का टॉप 100 क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा, मैंने कोई पीडीएफ नहीं बनाई है ना कोई एमसीक्यू। सही टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। और ये लास्ट 6 महीने का डाटा होगा जो आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं, अगर देखा जाए तो टॉप 100 क्वेश्चन एक महीने में भी निकल जाते हैं, बट क्या फायदा उनका। तो मैंने ये लास्ट 6 महीने के जो टॉप टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे वही निकाले हैं। तो इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे कि जो हाल में ही पेपर हो रहे होते हैं अदर अदर स्टेट में भी, उनके पेपरों में ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं। खासकर जो उत्तराखंड का करंट अफेयर पूछने का एक नजरिया होता है, उस नजरिए को मध्य नजर रखते हुए मैंने टॉप चुनिंदा 100-150 क्वेश्चन चुने हुए हैं, जो मैं स्वयं से बोर्ड पर लिखने वाला हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा और इन 100-150 क्वेश्चनों को आप भी एज इट इज उतार लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको हल्का लगेगा। हर एक क्वेश्चन को देख के ऐसा फील आएगा कि हाँ यार, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे और शुरू करते हैं आज के टॉप 100 क्वेश्चन या 100+ क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे करंट अफेयर के वन लाइनर फैक्ट में हो। अभी इस पर डिटेल चर्चा नहीं कर पाऊंगा मैं, कि डिटेल चर्चा करने में तो हम इधर उधर भटक जाते हैं। डायरेक्ट करंट अफेयर के क्वेश्चनों पे बात करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 1-1.5 मिनट आपका बर्बाद हो गया है, अब बातें ही नहीं करेंगे, कंटिन्यूसली काम शुरू करते हैं। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ से शुरू करें। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट 6 माह का जो भी होगा टॉप क्वालिटी का कंटेंट, टॉप क्वालिटी के 100-150 क्वेश्चन जो भी होंगे, ये मैं आपको करवाने जा रहा हूँ लास्ट 6 मंथ। ओके, आप लोग समझ गए हम क्या करने वाले। पहला क्वेश्चन है, देश की पहली लिथियम खदान, देश की पहली लिथियम खदान की नीलामी कहाँ हुई है। किस स्टेट ने इसकी नीलामी करी है, वो है छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एमसीक्यू लगाते हैं करंट अफेयर का तो वहां पे ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जिसने क्या किया है, लिथियम खदान की नीलामी करी है। ये भी ध्यान, तो मैंने लिखा ही नहीं। देश की पहली लिथियम खदान, ठीक है? देश की पहली लिथियम खदान की जो नीलामी हुई है वो कहाँ पे हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हम करंट अफेयर का याद करेंगे और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा, वो होगा आलोक शुक्ला जी। कौन है आलोक शुक्ला जी? इनको पर्यावरण में गोल्डन अवार्ड मिला है, पर्यावरण में गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। पर्यावरण गोल्डन अवार्ड 2024 से किसको नवाजा गया है, आलोक शुक्ला जी को नवाजा गया है। अगर आप अदर स्टेट का भी पेपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप राजस्थान का देखो, बिहार का देखो, एमपी का देखो, है ना, तो इनके एग्जाम्स में भी क्या होता है, करंट अफेयर हो गया या जो हिंदी आती है या जो जी की आती है, लगभग लगभग सेम सेम आती है स्टेट एग्जाम में, है ना। ये तो नहीं बोल सकते, उनका पूछने का नजरिया अलग होता है, बट करंट अफेयर लगभग सेम होगा। तो अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन रिसेंट के एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, इसलिए ध्यान रखना। क्या पता उत्तराखंड के एग्जाम में भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये याद रखना है इंपॉर्टेंट करके। ओके, अगला है, देश का पहला संविधान, देश का पहला संविधान संग्रहालय। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, तो आपका क्विक रिवाइज हो जाएगा। जो बच्चा करंट अफेयर ऑलरेडी पढ़ता होगा तो उसका ये रिवाइज हो जाएगा। जो नहीं पढ़ता है तो ये एक समझ सकते हैं आप, ये एक जड़ी बूटी है लास्ट टाइम पे रिवीजन करने का, किसी भी हालत में देख लीजिएगा। ओके, पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है, तो ये बना है देश का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत। सोनीपत कौन से राज्य में पड़ता है, हरियाणा में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ओम बिरला जी द्वारा किया गया था। ओम बिरला कौन है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला नाम जो मैं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ शिगेरू इशिबा। क्या नाम लिख रहा हूँ, शिगेरू इशिबा। हु इज शिगेरू इशिबा, तो ये जापान के नए पीएम बने, जापान के न्यू पीएम बने हैं हाल में ही। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।
मैं अभी आपको बहुत सारी नियुक्तियां भी लिखाऊंगा आगे आगे जब हम टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हम पढ़ेंगे। आप यूकेपीएससी के पैटर्न को अगर जानते होंगे और अगर आपने पुराने पेपरों का एनालाइज किया होगा तो आप ये समझे होंगे कि बहुत सारी नियुक्तियां खूब पूछते हैं। लास्ट पेपर में कुछ पूछा भी गया था कि हाल में इंडोनेशिया के कौन पीएम बने हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसराइल को कौन पीएम हाल में ही बने, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं यूकेपीएससी ने, आप देख लीजिएगा। तो ध्यान रखना ये, मैं यूकेटीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, यूकेपीएससी की बात कर रहा हूँ। ये बातें आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को याद रखना है वो रखना है गर्ल्स। गर्ल्स की जो शादी की, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ ठीक है, शादी की उम्र, हर क्वेश्चन में समझा दूंगा। गर्ल्स की शादी की उम्र को क्या कर दिया है, 21 वर्ष अनिवार्य कर दिया है। और किसके द्वारा किया गया, हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। हाल में ही किस राज्य विधानसभा ने महिलाओं की या लड़कियों की शादी की उम्र को 21 करने का फैसला लिया है, वो लिया है हिमाचल प्रदेश ने। काफी अच्छा फैसला है। नॉर्मल हमारे देश में, या जैसे हम अपने राज्य की बात करें, हमारे यहाँ लड़के की शादी की उम्र कितनी होती है, 18, सॉरी, लड़की की शादी की उम्र 18 और लड़के की शादी की उम्र 21 होती है। बट वहां उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र भी क्या कर दी है, 21 कर दी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये। वैसे तो ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन देख के आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये लोकल क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन मैंने बहुत चुन चुन के सेलेक्ट किए जो मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। भारत का भारत का विदेश में भारत का विदेश में पहला जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र, कितना अच्छा क्वेश्चन है। भारत ने विदेश में पहली बार जन औषधि केंद्र की स्थापना करी है, तो किस देश में करी है साहब, तो ये करी है मॉरिशस में। कौन से देश में करी है, मॉरिशस में करी है, ये भी याद। जन औषधि केंद्र क्या होता है, जन औषधि केंद्र ये होता है कि कम पैसे में सस्ती सस्ती दरों पे दवाइयां उपलब्ध कराना। तो भारत से बाहर पहला जन औषधि केंद्र भारत ने किस देश में खोला है, तो मॉरिशस में खोला है। ये ध्यान रख लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है ऑपरेशन इंद्रावती। अगला है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती क्या, देखो ऑपरेशन तो लगभग हर पेपर में यूकेपीएससी एक पूछ लेता है। और ये हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, हैती में फंसे भारतीयों है। हैती एक देश है, वहां जो इंडियंस फंस गए थे उनके लिए इंडियंस गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया था। द नेम इज ऑपरेशन इंद्रावती, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। और जो भी बच्चा पेपरों का एनालाइज करता है तो वो पाया होगा कि ऑपरेशन ऑलरेडी पहले भी पुराने पेपरों में खूब पूछे गए हैं, इसलिए हमको ये चीजें याद भी रखनी है, ठीक है। हाल में 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए। हाल में ही 70 नेशनल में, मतलब नेशनल फिल्म अवार्ड दिए, कौन से नंबर के डिस्ट्रीब्यूट हुए, 70 में। पहली बात तो ये ध्यान, यूकेपीएससी का ये फिल्म वगैरह, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, इस टाइप का क्वेश्चन, यूकेपीएससी का स्पोर्ट्स से रिलेटेड वाला क्वेश्चन, यूकेपीएससी का नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन, हाल में किसको अपॉइंट किया गया, यूकेपीएससी का कि कौन सा देश किस संगठन का हाल में ही नया सदस्य बना है। इस टाइप का जो यूकेपीएससी का पूछने का नजरिया खूब पूछे जाते हैं। आप लोगों के पास जितना ज्यादा डाटा इन चीजों का होगा तो आप उतना अच्छा स्कोर करने वाले आने वाले एग्जाम, ठीक है। तो देख लीजिएगा, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड जो इस बार दिए गए थे, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे बेस्ट फीचर फिल्म, ठीक है। ध्यान रखना, बेस्ट फीचर फिल्म अलग होगा, और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा बेस्ट फिल्म, ये अलग होगा, ठीक है। आप इसके अलावा बेस्ट अभिनेता भी याद कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट अभिनेता भी याद कर सकते हैं। और दो अभिनेत्रियों को दो अभिनेत्रियों को भी क्या मिला है, अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखना। बेस्ट फिल्म तो हर कोई याद कर लेता है, बट बेस्ट फीचर फिल्म की बात करेंगे तो वो कम ही लोग याद करते हैं, ध्यान रखना। बेस्ट फीचर फिल्म की बात करेंगे तो मलयालम फिल्म है जिसका नाम है अट्टम। अगर बेस्ट फिल्म की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कांतारा, ये ध्यान रखना। बेस्ट अभिनेता की बात करेंगे तो ये है ऋषभ शेट्टी, ये है ऋषभ शेट्टी। बेस्ट फिल्म में जवान वगैरह, शाहरुख खान वगैरह ये मत कर देना,
उनको आईफा वगैरह अवार्ड मिले थे। मैं नेशनल फिल्म अवार्ड की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। हीरोइन में एक नाम आएगा, मानसी पारेख। हीरोइन में क्या नाम आएगा? एक नाम आएगा, मानसी पारेख। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप याद कर सकते हो तो उनका नाम है नित्यन मेनन। ठीक है। इस प्रकार का एक और नाम है। तो ये दो दो अभिनेत्रियों को ये अवार्ड मिला है। ये वाला पॉइंट ऑलरेडी किसी एग्जाम में पूछा गया है रिसेंट में, कि 70वें फिल्म पुरस्कारों में हाल में किस अभिनेता को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला। यहाँ पे कुछ दो चार बॉलीवुड के हीरो दे देंगे तो दिक्कत हो जाए। ठीक है। ध्यान रखना है, नेशनल फिल्म पुरस्कार है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, और एक काफी अच्छा डाटा है। और मैं कहा भी था कि यूकेपीएससी ऐसी चीजों को पूछता है। बाकी मेरा काम बताने का है, करना आखिरकार आपको ही पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। अगला जो होगा, अगला नाम होगा, वो है प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो। नाम में स्पेलिंग में हल्का फुल्का हेर फेर हो सकता है, कि विदेशियों के नाम है, हमें इनके नाम पता नहीं होते थोड़ा बहुत, तो हल्का फुल्का दिक्कत हो सकती है। प्रबोवो सुबियांतो कौन है? इंपॉर्टेंट करना इस क्वेश्चन को। तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। कौन है साहब? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। हम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी जनवरी लग गया है, और ये पहले से डिसाइड हो चुका होता है। जो हमारे देश में 26 जनवरी 2025 को सेलिब्रेट करेंगे गणतंत्र दिवस के रूप में, तो उसमें ये रहने वाले हैं मुख्य अतिथि। ये रहने वाले हैं मुख्य अतिथि। तो क्वेश्चन आएगा, 2025 में जो भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाला? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आने वाले। द नाम इज है प्रबोवो सुबियांतो। इस प्रकार का ही थोड़ा बहुत उनका नाम है, तो आप याद कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत कुछ गलती होगी तो बता, मतलब माफ कर दें। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। बाकी इंडोनेशिया के साथ आप एक करंट अफेयर का और क्वेश्चन याद कर सकते हैं। इनके साथ भारत देश के द्वारा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है, जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। ठीक है। तो गरुड़ शक्ति एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। गरुड़ शक्ति एक संयुक्त सेना अभ्यास है जो हम इंडोनेशिया के साथ ही करते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को याद रखें, कनेक्शन करके जोड़ जोड़, क्योंकि ये संयुक्त सेना अभ्यास भी खूब पूछे जाते हैं। संयुक्त सेना अभ्यास और भारत की रैंक, मेरी अगर करंट अफेयर वाली क्लासेस आप देखोगे तो वहां पे मैंने ट्रिक से याद करवा रखे हैं, जोड़ जोड़ के। ठीक है? अगर किसी ने वो वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है। अगला है सत्यनारायण अग्रवाल जी। सत्यनारायण अग्रवाल जी। तो क्वेश्चन आएगा, हुई सत्यनारायण अग्रवाल जी। पहली बात तो इनका हाल में ही निधन हुआ है। तो क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, हाल में ही सत्यनारायण अग्रवाल जी का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब बनते हैं कि राजनीति से है, फिल्म से है, क्या है। तो ये जो हमारे देश की जो आर्मी है, हमारे देश की जो रक्षा मंत्रालय है, उसके पास एक मिसाइल है, जिस मिसाइल का नाम होगा अग्नि मिसाइल। क्या है? अग्नि मिसाइल। तो इनको अग्नि मिसाइल का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अग्नि मिसाइल का जनक। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे मैंने आपको लिखाया है, आप लोगों को याद रखना है। सत्यनारायण अग्रवाल जी का संबंध किससे है तो आप लोगों को पता चल गया। वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, हाल में ही रवि गांधी समिति बनी थी। रवि गांधी समिति। देखना, इन्हीं क्वेश्चनों से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पेपरों में मॉक टेस्ट में आए हुए दिखे। रवि गांधी समिति हाल में ही बनाई गई थी, इसका संबंध से मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर भारत सरकार के द्वारा और बांग्लादेश के सरकार के द्वारा एक 24-25 किलोमीटर का एरिया ऐसा बनाया गया था, जहां से आराम से आवाजाही हो जाती थी बिना वीजा वगैरह के। वो आपस में व्यापार करते थे बॉर्डर वाले एरिया के लोग। वैसे भी आपको पता है, भारत और बांग्लादेश और पड़ोसी देश है बांग्लादेश भारत का, जो सबसे ज्यादा सीमा भारत के साथ बनाता है, लगभग 40-96 किलोमीटर। जैसे भारत और नेपाल का बॉर्डर है, तो विवादित नहीं है, आप लोग इधर से उधर खूब जाते व्यापार करने के लिए, दुकानदारी करने के लिए। ऐसी कुछ हद तक उन्होंने बांग्लादेश के साथ भी अपना बॉर्डर कर लिया था एक सेपरेट जगह में।
बट बाद में वहां पे इलीगल आवाजाही खूब होने लग गई है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ वो बॉन्ड बंद कर दिया कि विदाउट वीजा वगैरह इधर उधर अब कुछ नहीं करना। ठीक है, तो उसकी जांच के लिए एक स्पेशल समिति बनाई गई है, द नेम इज रवि गांधी समिति। ठीक है, तो ये क्या है? भारत प्लस बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश की सीमा जांच हेतु, हाल में ही भारत प्लस बांग्लादेश की सीमा जांच हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? तो ध्यान रखना, रवि गांधी समिति बनाई। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और देखो, मैंने खोज खोज के क्वेश्चन लाया हूं, फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारे देश में एक नया पुरस्कार शुरू हुआ है, पहला है ये, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है ओमन चांडी। ठीक है, पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार, पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार। पुरस्कार शब्द हिंदी में भी लिखने के लिए आता है। ये किसको मिला है? तो ये मिला है राहुल गांधी को, हमारी लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है राहुल गांधी। ठीक है, इनको मिला है पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार। कोई बोलेगा क्या है ये ओमन चांडी? तो ओमन चांडी जी एक्स सीएम रह चुके हैं। कहाँ के? ये केरला के एक्स सीएम है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? तो केरल सरकार ने 2024 में ही इसकी शुरुआत करी है, और पहली बार उन्होंने ये किसको दिया है? राहुल गांधी जी को दिया है। किसके रूप में? लोक सेवक के रूप में। ये भी पॉइंट है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला है अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर, वॉरियर की जगह आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन दिखेगा हिंदी वालों के लिए, अग्नि योद्धा। तो कहीं आप ना बोलो कि हमें तो ये लिखा है नहीं, अग्नि योद्धा, अग्नि योद्धा। ठीक है, तो अग्नि योद्धा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, संयुक्त सेना अभ्यास है। ये किस किस के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत वर्सेस सिंगापुर। किस किस के बीच हुआ है? भारत वर्सेस सिंगापुर। यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने मॉक में देखा था, दैट्स वाई मैंने इसको आपकी टॉप 100+ क्वेश्चनों में जगह दी है कि इसका आयोजन 2024 में कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन 2024 में किया गया था देवलाली में, और देवलाली सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। एमएच में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, अग्नि वॉरियर किन दो देशों का संयुक्त सेना अभ्यास है? तो अग्नि वॉरियर संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देशों का है? भारत प्लस सिंगापुर। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? देवलाली महाराष्ट्र में। पहुंचिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा दोस्तों। अगला है, ये भी पहली बार होगा। ठीक है, एक खेल है जिसे हम गांव में खूब खेलते थे, और स्कूल टाइम पे भी मैं इसे खूब खेलता था। पहला खो खो वर्ल्ड कप, पहला खो खो का क्या होने वाला है? वर्ल्ड कप होने। ठीक है, इस वक्त आपने देखे नहीं होंगे खो खो के, लास्ट 4-5 साल से आपने देखा होगा कि कबड्डी को भी खूब तवज्जो मिली है, जब से प्रो कबड्डी लीग शुरू हुआ है ना। आईपीएल की तर्ज पे प्रो कबड्डी लीग भी शुरू हुआ है, तो कबड्डी में भी खूब नाम आया है। अभी मैं देखता हूँ कोटद्वार में या गांव में, या जब कॉलेज लेवल पे खेल महाकुंभ चलते हैं, तो खतरनाक कबड्डी का क्रेज रहता है। सबसे ज्यादा क्रेज कबड्डी का ही देखने के लिए मिलता है। खो खो का क्रेज उतना ज्यादा नहीं है अगर कबड्डी से तुलना करें, बट खो खो भी अभी खूब आगे बढ़ेगा, देखना। खो खो का क्या हो रहा है? वर्ल्ड कप हो रहा है, और इसकी मेजबानी 2025 में कौन करने वाला है? इसकी मेजबानी करने वाला है भारत। और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया बिग बॉस को। कौन है बिग बॉस आपका? सलमान। तो सलमान खान को भारत में 2025 में जो खो खो का विश्व कप हो रहा है, उसका क्या बनाया गया है मेरे दोस्तों? ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अभी आपने रिसेंट पीसीएस का पेपर देखा होगा, तो उसमें मैंने मेरी करंट अफेयर की क्लासेस देख लेना, वहां पे मैंने करा भी रखा था जोरावर। जोरावर क्या है? तो भारतीय सेना में शामिल हुआ है एक टैंक, युद्धक टैंक जो होते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब वो है नागास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागास्त्र फर्स्ट क्या है? नागास्त्र फर्स्ट क्या है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। आप पुराना कनिष्क का पेपर भी देख लेना, उसमें भी क्वेश्चन आ रखा था चिनूक क्या है, तो वो एक हेलीकॉप्टर था। खूब क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं तुम्हें लिखाऊंगा प्रताप क्या है। तो ऐसा बहुत क्वेश्चन आते हैं,
आर्मी फील्ड से, रक्षा फील्ड से, ग्रुप सी में। ठीक है, तो यहाँ पे आए नागास्त्र फर्स्ट क्या है, तो भारतीय सेना में शामिल होने वाला ड्रोन है, आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल में ही भारतीय सेना में अभी अभी नया ऐड हुआ है। नागास्त्र क्या है, ये तोप है, ये मिसाइल है, ये गन है, ऐसा कुछ आएंगे, तो ध्यान रखना नागास्त्र फर्स्ट क्या है, तो ये एक आत्मघाती ड्रोन है जो भी हाल में ही भारतीय सेना में शामिल हुआ है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय। ऐसे क्वेश्चन खूब बनते हैं पेपर में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर सम्मेलन। अगर आप देख पा रहे होंगे, वर्तमान में दुनिया में सोलर सिस्टम की तरफ बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें जो शुरुआत करी थी वो इंडिया ने ही करी थी विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। तो ऐसे देश है, अगर एक ही गिना जाएगा तो भारत ही वह देश है जो सोलर सिस्टम को बहुत बढ़ावा दे रहा है। आप देश की बात छोड़ो, आप जिस भी शहर में रहते हो उत्तराखंड के, आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल के पड़ोसियों के छतों में खूब सोलर सिस्टम लग गए होंगे। सोलर सिस्टम के लिए सरकार एक से एक सब्सिडी निकाल रही है, खूब चला रहे हैं। ठीक है? यहाँ तक कि इस टॉपिक से हटके मैं देखूंगा तो उत्तराखंड में 8 अक्टूबर 2020 में सीएम सौर स्वरोजगार योजना भी चलाई गई थी। सौर स्वरोजगार योजना भी चलाई गई थी। ये पेपर में भी पूछा जा चुका है। इस टॉपिक से अगर मैं हटके जाऊं तो सोलर सिस्टम को खूब बढ़ावा मिल रहा है, अब मिलना भी चाहिए। तो उसी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सौर सम्मेलन का आयोजन 2024 में किस देश में किया गया था, तो ये किया गया था दिल्ली में। आपके हमारे अपने प्यारे देश दिल्ली में किया गया था, ये भी पॉइंट ध्यान। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब पहला है, ये पहली बार अंतरराष्ट्रीय सौर सम्मेलन। ठीक है, ये 2024 में कहाँ पे किया गया था, दिल्ली में किया गया था। ये क्वेश्चन बनेंगे और हम लोगों को ये याद भी रखने इंपॉर्टेंट है। इसी बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था। ठीक है, और मैं तुम्हें बताया हूं कि स्पोर्ट्स में एक आधा क्वेश्चन तो कंफर्म है कि पूछा जाएगा एसआई के पेपर। कौन सा वाला क्वेश्चन है हमें नहीं पता, बट स्पोर्ट्स से एक आधा क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आपने पैरा ओलंपिक और ओलंपिक पढ़ लिया होगा, कम से कम इतना तो पढ़। और अभी भी बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और लोकसभा चुनाव जब हाल में ही हुए। वैसे मैंने शायद इन पे क्लासेस बनाई है, लोकसभा चुनाव पे तो बनाई है, ओलंपिक पैरा ओलंपिक आप लोगों को नहीं कराया था। तो आप पढ़ लीजिएगा उनको भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत हाईली चांस है कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन बने। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इसी साल हुआ था 2024 में, और भारत भी जीता था। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को देखें। नॉर्मल से बात है, तो विनर कौन रहा था, तो विनर हमारा देश भारत रहा था। सूर्य कुमार यादव का कैच आपने देखा होगा। अगर रनर अप की बात करेंगे तो रनर अप कौन रहा था, साउथ अफ्रीका रहा था। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम विकेट कौन लेके गया था, अर्शदीप सिंह लेके गए थे। ठीक है, अर्शदीप सिंह लेके गए थे, ये पॉइंट ध्यान रख। ये भारत के एक बॉलर है ना अर्शदीप सिंह, तो आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, और एक नाम और रख लेना, फजलह फारूकी। फारूकी साहब के भी सेम बराबर ही विकेट थे। तो कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल में ही हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ था, उसमें मैक्सिमम विकेट कौन लेके गया था। और ए और बी और बी और सी करके कोई ऑप्शन मिलेगा तो ध्यान रखना इन दोनों के बराबर विकेट थे, ये ध्यान। दो क्वेश्चन जो मोस्टली इससे पूछे जाएंगे, वो पूछा जाएगा प्लेयर ऑफ द मैच। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच, और एक पूछा जाएगा टूर्नामेंट ऑफ द मैच, मतलब टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट जिसे बोलते हैं। मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला, कि जो पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला होगा उसी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलेगा। ठीक है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बोलेंगे या मैन ऑफ द सीरीज बोलेंगे। पूरी सीरीज का, पूरा टूर्नामेंट का, पूरे वर्ल्ड कप का जो बेस्ट प्लेयर था वो अवार्ड तो मिला था जस्सी भाई को, जसप्रीत बुमराह को। अभी ये अपने पीक पॉइंट पे चल रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। और प्लेयर ऑफ द जो मैच है वो मिला था विराट कोहली को। इन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था वर्ल्ड कप में, बट फाइनल मैच में इन्होंने काफी अच्छा खेला था, फाइनल में रन भी बनाए थे और बहुत बड़ा योगदान इनका जीत में भी।
ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का पूछेंगे तो विराट कोहली, पूरे ऑल ओवर टूर्नामेंट का पूछेंगे तो जसप्रीत बुमराह, बाकी आप सब जानते हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, हाईली चांस है। इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे जो आप पढ़ रहे हो T20 वर्ल्ड कप। इस T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। T20 वर्ल्ड कप का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो कौन बनाए? बेसिकली तीन ब्रांड एम्बेसडर देखने के लिए मिलते हैं। एक तो जो सबसे तेज दुनिया में व्यक्ति भागते हैं, उनका नाम है हुसैन बोल्ट। ठीक है, तो हुसैन बोल्ट, ठीक है, ये भी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। एक क्रिस गैल, ठीक है, क्रिस गेल, ये भी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। और एक आपके भारत के युवराज सिंह, युवराज सिंह को भी T20 वर्ल्ड कप में क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा खो खो होगा, और खो खो में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सलमान खान। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो इससे पूछा जा सकता है, वो इसका जो आयोजन हुआ था। देखो सब कुछ तो बच्चे याद कर लेते हैं, और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो इस बार 2024 में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, क्योंकि स्पोर्ट्स पूछा जाता है, सिलेबस में भी है। आप समसामयिक का सिलेबस देखोगे तो वहां पे उन्होंने साफ साफ लिखा है स्पोर्ट्स, खेलकूद प्रतियोगिताएं। ठीक है, अब पुराने पेपर का एनालाइज करोगे तो खूब आता है, खूब खूब आता है ना। तो आयोजन इसका दो देशों में हुआ था इस बार, देखी होगी आपने। यूएसए की टीम भी देखी होगी, उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया था। यूएसए और वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। तो इन दो देशों में क्या हुआ था इस बार? T20 वर्ल्ड कप का क्या हुआ था? आयोजन हुआ। ठीक है, बहुत काफी अच्छा डाटा और काफी इंपॉर्टेंट डाटा आपको लिखाया है। कम से कम इसको तो याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे पॉइंट। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन है, विथ डेट लिख रहा हूँ, जनवरी फरवरी अप्रैल मई जून, 6 जून 2024, 6 6, मतलब 6 जून की बात है। 6 जून में एक भारतीय क्रिकेट, देखो संन्यास शब्द शुद्ध वर्तन में लिखने के लिए आता, ठीक है, बिंदु भी आता और आधा नहीं, संन्यास लिया था भारतीय फुटबॉल के सितारा, जिनका नाम है सुनील छेत्री। अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं तो सुनील छेत्री साहब के तुमने खूब पॉडकास्ट देखे होंगे आजकल। आजकल पॉडकास्ट का खूब जमाना चल रहा है भारत में, तो सुनील छेत्री के पॉडकास्ट खूब देखे होंगे तुम, क्योंकि इन्होंने संन्यास ले लिया था। तो ग्राउंड से ये बाहर निकल के आए तो कैमरे के सामने खूब आए, तो एक पॉडकास्ट खूब वायरल हुआ था। इन्होंने अपनी कोच की जो डॉटर थी, उनके साथ इनका लव अफेयर चलता था, तो उनसे शादी वगैरह करी है। तो 6 जून 2024 को सुनील छेत्री साहब ने क्या ले लिया है? संन्यास लिया है। बाकी भारतीय फुटबॉल के क्या है, ये सितारे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आएगा इनसे भाई 100%, छोटा मोटा नाम तो है नहीं है। तो इनको भारत सरकार के द्वारा क्या मिले हैं? अवार्ड मिले हैं। इनको भारत सरकार के द्वारा क्या मिले हैं? अवार्ड मिले हैं। सबसे पहले तो इनको भाई एक पद्मश्री अवार्ड में मिला है। ठीक है, इनको खेल में दिया जाने वाला अर्जुन अवार्ड में मिला है। इनको खेल में दिया, सॉरी द्रोणाचार्य लिख दिया था तो गलती हो गई थी। इनको खेल में दिया जाने वाला जो बड़ा अवार्ड है वो है ध्यानचंद्र अवार्ड। तो ध्यानचंद्र अवार्ड भी इनको मिला है। तो इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, मुझे लगता है चांस है का हाईली बनेगा, कि हाल में ही क्रिकेट, ओ सॉरी, फुटबॉल के सितारे सुनील छेत्री जी ने संन्यास लिया है ना, तो उनको ही कौन सा अवार्ड कम। तो सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड इनको मिला था, जो पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको 2009 में। अगर हम अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे तो ये मिला था उन्हें 2011 में। और अगर ध्यानचंद्र अवार्ड की बात करेंगे तो ये मिला था उनको 2021 में। मेरे को लगता है काफी हाईली चांस है एग्जाम में बन सकता है सुनील छेत्री के बारे में, और बनना भी चाहिए। जैसे जिस टाइम पे नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते थे पिछले वाले ओलंपिक में, इस बार तो जीते, इस बार तो सिल्वर जीते थे, तो भी लगातार 2 3 पेपरों में आया था। फिर तो सरकार ने भाला फेंक दिवस भी मनाना शुरू कर दिया था। जिस दिन उन्होंने भाला फेंका था 6 अगस्त समथिंग करके, वो मनाना भी शुरू कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। बाकी आप से कोई फुटबॉल का फैन है तो उनको पता होगा। बाकी इंडिया को बर्बाद कर दिया है क्रिकेट ने, क्योंकि एक गेम की भारत में बहुत ज्यादा मोनोपोली है, क्रिकेट के अलावा और लोग देखने को तैयारी नहीं है ना। अगला है होपेक्स। होपेक्स 2024 क्या है? होपेक्स, तो ये संयुक्त सेना अभ्यास है। हाल में ही एक संयुक्त सेना अभ्यास हुआ है होपेक्स, तो ये किन दो देशों के बीच हुआ? तो एक तो कॉमन ही होगा, भारत, प्लस ये हुआ था मिस्र। तो भारत और मिस्र के बीच में हाल में ही एक संयुक्त सेना अभ्यास हुआ है, और उस संयुक्त सेना अभ्यास का नाम क्या है?
आपके सामने लिखा है ओपेक्स, आपको ये भी पॉइंट याद करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब वो है लाल सर वाले गिद्ध। लाल सर वाले गिद्ध के लिए, लाल सर वाले गिद्ध के लिए संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी पॉइंट आप ध्यान, आपको पहली बात तो यह है कि गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई है। और खूब पर्यावरण वाले क्वेश्चन तुमने देखा होगा हमारे सिलेबस में आते हैं। लाल पांडा परियोजना कब की थी, थामिन परियोजना कब की थी, हाथी परियोजना कब की थी, ऑलिव रिडले कछुआ परियोजना कब थी, मगरमच्छ परियोजना कब की थी, बाघ परियोजना कब की थी, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब चलाई गई थी। आपने पर्यावरण वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, तो पेपरों में क्वेश्चन बनते। दूसरा क्वेश्चन पेपरों में ये भी बनते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कब हुआ था, है ना। समझ में आ रही है आप लोग को, ओजोन परत के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, CO2 को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था। ऐसे क्वेश्चन खूब बनते पर्यावरण वाले पोर्शन से। ठीक है, तो गिद्धों की संख्या कम है, तो लाल सिर वाले जो गिद्ध है उनका संरक्षण करना है, उनके प्रजनन क्षमता को बढ़ाना है, उनके प्रजनन करना है। तो देश में पहली बार ऐसा एक केंद्र स्थापित हुआ है, और ये हुआ है योगी आदित्यनाथ की नगरी में। बोले तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा शुरू किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हुआ है महाराणागंज, है ना। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बने तो महाराणागंज में उत्तर प्रदेश। हाल में ही किस राज्य सरकार ने लाल सिर वाले गिद्धों का संरक्षण और प्रजनन केंद्र शुरुआत की है। ये पूरी दुनिया में पहला है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में पहला है जो ऐसा कुछ कर रहे, ध्यान रख लीजिएगा इस बात। वैसे मैंने आपको पूरी की पूरी रैंकिंग, वैश्विक शांति सूचकांक, आप मेरी करंट अफेयर वाली क्लास को देख लीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने पूरी की पूरी रैंकिंग याद करनी है भारत की, कि भारत भूख सूचकांक में कौन सा है, वैश्विक हंगर में कौन सा है, या जो वैश्विक शांति में है कौन सा है, पावर में कौन सा है, बहुत सारी सूचकांक है, कम से कम 20-22 सूचकांक मैंने ट्रिक से याद करवाए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये भी आपको याद कराया था शांति, है ना। जब 16 श्रृंगार करोगे तो शांति बढ़ेगी। तो भारत का वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सी रैंक है, 116वीं रैंक है। और इसमें पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो टॉप किया होगा वो किसने किया होगा साहब, आइसलैंड ने किया होगा। ये भी पॉइंट आप ध्यान। ठीक है, आइसलैंड इसलिए भी करंट अफेयर में चर्चाओं में था, जब मैंने लास्ट क्लास मैराथन अपलोड करी थी उत्तराखंड के करंट अफेयर की, तो वहां पे हमने देखा होगा जो गर्म पानी के कुंड है, वहां से थर्मल, जियो थर्मल में बिजली बनाने में आइसलैंड उत्तराखंड की मदद कर रहा है। ठीक है, अभी आइसलैंड वैश्विक शांति सूचकांक में टॉपर है, अब भारत ने इसमें 116वीं रैंक प्राप्त करी है, ये भी ध्यान। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में AI का जलवा है। AI पाठ्यक्रम स्कूली शिक्षा में, इन स्कूल, बोलने का मतलब है, अगर आप देख पा रहे होंगे पूरी दुनिया में इस समय AI का खूब जलवा है। और जब AI आया था बहुत बड़े लेवल पे, तो आपने देखा होगा पुराना कनिष्क का जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि हाल में ही गूगल ने क्या शुरू किया है चैट जीपीटी के तोड़ के लिए, तो उसका आंसर था बार्ट। तो गूगल का जो एक आया था वो था बार्ट, है ना। ऐसे अभी अमेजन ने भी कर दिया है, सब लोगों ने अपने AI बनाए हैं, है ना, चैट जीपीटी के जैसे। ठीक है, बाकी AI सर्चिंग वाले फील्ड में नहीं, AI हर फील्ड में काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुल मिला के हर फील्ड में काम कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ये जमाना चल रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत के किसी एक राज्य ने अपनी स्कूली शिक्षा में ऐड कर दिया, और काफी अच्छा भी है ये। समय के साथ हमको परिवर्तन होना ही होना पड़ेगा, ये बात सत्य है। जैसे हमारी माता जी, पिताजी बोल क्या पार्टी लेकर स्कूल में जाते थे, वैसे शायद किसी एक आधा को समझ में आया होगा। बोल क्या पार्टी क्यों, स्लेट टाइप का होता था और एक जग टाइप का होता था, उसमें लिखते थे मिठाते थे, ये थे। हमने भी स्कूलों में जब पढ़ा होगा, अगर तुम प्राइमरी स्कूलों में या गाँव की जिंदगी तुम मर्जी, हम भी स्याही वाल पेन लेकर जाता था। स्याही भरता चाहे स्याही लिख देता, ठुपाक लिख देता, इन छटकाना चाहे दूसरा कमीज पर छीटा पोड़ जाना चाहे, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाना चाहे। ठीक है, जब हम स्कूल में जाना जाते, गाड़ी बस गाड़ी पिनिया सीट तक कटदा चाहिए, वे बड़े स्पंज निकलदा चाहिए। जब स्कूल में स्या खते जान चाहते होते इन चुछड़ियाँ बोलदा चाहते, खट्टा स्या की दवा तुम डलता चाहे, ये जिंदगी जी मिल।
अभी भी हम बोलेंगे बच्चों को कि तुम नहीं उसी से लिखो, हमने वो पढ़ा था नहीं ना। कभी हम स्कूल में टीचर को इम्प्रेस करने के लिए ब्लैक बोर्ड को स्याही सेल सूल लेके जाते थे, गांव से अंगारे लेके जाते थे, ब्लैक कर देते थे ब्लैक बोर्ड। उसके बाद वो मार्कर वाले बोर्ड आए स्कूलों में। जब पहली बार मार्कर वाला बोर्ड लगा था तो तुमने कोचिंग सेंटर में देखा होगा भाई, बोला क्या टेक्नोलॉजी आ गई। और आज देखो डिजिटल बोर्ड आ गया। आने वाले समय में समय के साथ चेंज होना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भारत का पहला राज्य जिसने एआई को स्कूली पाठ्यक्रम में शुरुआत कर दी, स्कूली शिक्षा में स्कूलों में पढ़ाओ एआई को। जब बच्चों को बचपन से पता होगा तो ये काफी अच्छा है। और भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन है? केरला। सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? केरला की। इट मीन्स ये काम भी किसने किया होगा? केरला ने किया होगा। ये आप आराम से याद कर सकते हैं। केरला से अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी याद किया था, ओमन चांडी पुरस्कार इसको दिया था लोक सेवक ओमन चांडी पुरस्कार राहुल गांधी। ये वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। और अभी तक जो भी बच्चा क्लास को देख रहा होगा, एक भी क्वेश्चन में आपको मैंने फील नहीं आने दिया होगा कि सर ये फालतू का क्वेश्चन, ये नहीं है। आएगा क्या पेपर में ये तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। बट एक एनालाइज होता है, एक तरीका होता है कि नहीं यार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप समझ पाओ इस बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्लाउडिया सिन्मा। अगला नाम है क्लाउडिया शिन्मा। अगर आप एमसीक्यू देखते हो और अगर आप अलग अलग स्टेट के पेपर भी देखते हो कि हाल में ही कहाँ कहाँ के पेपर हो रहे हैं, तो ध्यान रखना ये एक देश है मैक्सिको, ये पेपरों में ऑलरेडी आ चुका है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, पहली महिला राष्ट्रपति बनने का इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। क्लाउडिया सिन्मा किस देश की बनी है? मैक्सिको की। मैं थोड़ी देर पहले ये भी बताया था, ज्यादा दूर मत जाओ, यूकेपीएससी के लास्ट 2-3 क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कहाँ कौन प्रधानमंत्री बन रहा, कहाँ कौन राष्ट्रपति बन। इसीलिए मैंने इन क्वेश्चनों को जगह दी है, अदरवाइज नहीं देता। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय क्वांटम, ठीक है, एवं प्रौद्योगिकी वर्ष। प्रौद्योगिकी वर्ष देखो, हर साल जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, हर साल जो यूएन है, लगभग लगभग हर साल तो नहीं बोलेंगे बट हाँ, है ना। जैसे 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया था, मोटे अनाज के रूप में मनाया गया था, है ना। तो हर साल यूएन किसी न किसी साल को इसी को समर्पित कर देता है कि ये वाला साल इसको समर्पित है। तो 2025 को किस रूप में मनाया जाएगा? अब ये जो पूरा 2025 है, अंतरराष्ट्रीय क्वांटम एवं प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा सन 2025 को। ठीक है, यूएन ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो अंतरराष्ट्रीय क्वांटम एवं प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में बात करी है, ध्यान रखना। अगला है युक्तियां हैं, संजीव खन्ना जी। हर एक दोस्त मेरा इनसे परिचित होगा। ये भारत के नए सीजेआई बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और जहां तक मेरी जानकारी, इनकी रैंक है 51वीं। इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ अगर होगी तो करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे 51वीं होगी बट फिर भी कभी कभी मैं गलतियां कर लेता हूँ, कहीं आप ना कर दे। तो संजीव खन्ना जी सीजेआई बने हैं, भारत के 51वें नए सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। ये ध्यान रखना। अगली बात यहाँ पे तो, हे भगवान, मैं अगली बात जो हमको यहाँ पे याद करनी है, वो याद करनी है साइमन हैरिस। कौन है साइमन हैरिस? ये भी आपको याद रखना है। साई हैरिस, हु इज साइमन हैरिस? तो एक देश है जो है आयरलैंड। आयरलैंड के सबसे युवा पीएम ये हाल में नियुक्त हुए हैं, तो ध्यान रखना। इन्होंने भी हाल में नियुक्ति करी है। मैं कह रहा हूँ एसआई वाले दोस्तों, आप तो इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, उठ के पी लेना। 2 दिन 3 दिन बचे पेपर के, देखना इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कि एज इट इज क्वेश्चन आपको इनमें से मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हाल में ही 34वां व्यास सम्मान भी मिला। अभी हाल में ही 34वां व्यास सम्मान। ये क्वेश्चन याद रख लेना, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान जो भी पूछे जाते हैं ये याद रख लेना। ठीक है, तो किस महिला को मिला है ये? उनका नाम है सूर्य बाला। सूर्य बाला जी को मिला है
34वां ब्यास सम्मान जो 2024 में मिला था, ये याद रख लें। ठीक है। अगर ये मिला होगा तो इन्होंने कोई बुक लिखी होगी। बुक का नाम है कौन देश के वासी। कौन देश के वासी, इस बुक के लिए मिला है। और ब्रैकेट में वेणु की डायरी। वेणु की डायरी। अगर आप लोग करंट अफेयर को, आते ठंडा हो गया, अगर आप लोग करंट अफेयर को खूब पढ़ते होंगे तो आपका बहुत अच्छे से क्या हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न आपने कहीं ना कहीं इससे पहले तैयार कर लिए होंगे। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही जगह दी है, फालतू किसी क्वेश्चन को यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जगह नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन आता है, और अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेशन सर्वशक्ति। अगला क्वेश्चन जो हमें देखने के लिए मिलता है, वो देखने के लिए मिलता है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ठीक है। ऑपरेशन सर्वशक्ति का संबंध किससे है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा है ना। भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन सर्वशक्ति। और ये चलाया जा रहा है JNK में। ठीक है। आतंकियों को खदेड़ने के, आतंकियों को खदेड़ने हेतु। तो JNK में आपको पता है खूब आतंकी रहते हैं, वहां आतंकियों का जमावड़ा बोल सकते हैं। अगर सभी राज्यों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो JNK में आतंकी ज्यादा देखने के लिए मिले। तो वहां पे इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया जा रहा है उन आतंकियों से निपटने के लिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा, तो मैंने इसको भी अपने इन टॉप 100+ क्वेश्चनों में जगह दी है। आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। 76वां अस्थाई जिला। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं भाई? उत्तर प्रदेश में तो 75 ही जिले थे, बट एक जिला यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको, और इसका नाम है 76वां है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता है इस साल क्या होने वाला है? महाकुंभ होने वाला है। खूब जोर शोरों से इसकी तैयारियां चल रही हैं। आपने देखा होगा खूब सजाया गया है। नागा बाबा आने भी लग गए हैं, साधु आने भी लग गए हैं, है ना। तो 76वां अस्थाई जिला, तो यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने एक अस्थाई बोले तो परमानेंट नहीं बनाया, जब तक कुंभ होता है स्पेशल एक जिला बना दिया है जिसका नाम है महाकुंभ नगर। ठीक है। तो महाकुंभ नगर बनाया है यूपी ने। तो कुछ क्वेश्चन बन सकता है। हाल में ही महाकुंभ नगर नामक एक नया जिला बनाया है यूपी ने, वो कौन से नंबर का है? तो वो 76वें नंबर का है। या हाल किस राज्य ने एक नया अस्थायी जिला बनाया है, समथिंग करके कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखना यूपी ने स्पेशल बनाया है, इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है। अगला नाम है, वो नाम है विक्टोरिया क्रेजर। ठीक है। विक्टोरिया क्रेजर, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। कौन है विक्टोरिया क्रेजर? तो इनको अवार्ड मिला है मिस यूनिवर्स का। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जो जीता है, ये जीता है विक्टोरिया क्रेजर का। आप लोगों से मेरी प्रार्थना भी है, रिक्वेस्ट भी है, अगर आप असल मायनों में तैयारी कर रहे हैं तो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, जो भी चीज़ें ये होती हैं, जो ये अवार्ड मिलती हैं, जो लड़कियां इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करती हैं, इनका नाम याद रख लें। ये कभी भी किसी दिन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, कि पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। विक्टोरिया क्रेजर मिस यूनिवर्स का अवार्ड इस बार जीती है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम करेंट अफेयर की बात करेंगे तो एक नाम डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी लोग इनसे वाकिफ है। डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो अभी हाल में ही BPSC का पेपर हुआ था बिहार, जैसे हमारा यूके PCS है तो बिहार के भी होते हैं। तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, देखो नहीं पढ़ते हो तो ये बहुत गलत है। आप तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप लोगों को न्यूज़पेपर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, न्यूज़पेपर डालने पढ़ने की आदत डाल लो। सच में आप ये मत सोचना करंट अफेयर आता है नहीं आता, ये भाई इतनी जानकारियां आपको हो जाएगी, आपका जीके मजबूत होगा। यहाँ तक कि उत्तराखंड का जीके भी, अभी हाल में ही चुनाव हो रहे हैं, कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ कोई गाड़ी गिर गई, कहाँ कुछ है, कोई मंदिर है, क्या है, पूरा उत्तराखंड के बारे में पता लगता था कि कौन सी जगह किधर किधर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, आज आज से ही शुरू कर लो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, 10-15 दिन पढ़ोगे ना, सच में न्यूज़पेपर पढ़ने की ऐसी लत लगती है कि जिस दिन नहीं पढ़ो लगता है कि क्या। तो ये क्वेश्चन ना बिहार वालों के पेपर में पूछा भी जा चुका है, कि जब तुमने खबरें देखी होगी, डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी राष्ट्रपति बनने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो किसी ने
मतलब भाषण देते, किसी ने गोली चलाई थी, उनके कान के बगल से गोली निकली थी, खून भी आ गई थी। देखो तुमने, सोचो अगर भारत में मोदी जी भाषण दे रहे हैं और कोई गोली चला रहा है, कान के सामने से गुजरे तो वो शूटर भी कैसा शूटर रहा होगा। 1 इंच भी इधर उधर हो जाए तो मर जाता ना डोनाल्ड ट्रंप। उसकी गोली ना कान से गई। तो तुमने फोटो वीडियो देखी होगी न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, नहीं तो गूगल करो कि डोनाल्ड ट्रंप को गोली कैसे लगी। तो भाई साहब वो भाषण दे रहा है, जनता बैठी हुई है, और ऐसा खट साइड से गोली जाती है, उसका कान ही कान पड़ जाता है। सोचो गोली थोड़ा इधर उधर जाती तो कांड ही हो जाता। ठीक है, वो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है बिहार के पेपर में, आप गूगल करके देख लेना। पेंसिलिया, पेनिसिलिया ऐसी करके कोई जगह है कि डोनाल्ड ट्रंप को गोली कहाँ पे चलाई गई थी। मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे क्वेश्चन, बट ऐसा कुछ पूछा गया। ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन तो ये है कि हमारे पेपर में आएगा, हाल में ही राष्ट्रपति पद का मतलब जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के, ये कौन से नंबर के? तो ये 47वें नंबर के। 45वें नंबर के भी यही बने थे, फिर 46वें नए बने थे वहां पे, बुड्ढे जी रिटायर हो गए, अब 47वें नंबर पे अगेन डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने भारतीय मूल की कमला हैरिस को हराया। ठीक है, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति तो बने हैं, बट कौन से नंबर के बने हैं, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, यहाँ पे न्यू सदस्य बने हैं जैसे नाटो। आपको पता है, ये तो आबकारी के पेपर में भी आया था। नाटो का जो एक नया सदस्य बना है एक देश, उस देश का नाम है स्वीडन। नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? स्वीडन बना है, ये भी ध्यान रखना। एक होता है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एक होता है एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक नया सदस्य बना है, इसका नाम है अल्जीरिया। क्या नाम है इसका? अल्जीरिया। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो नया सदस्य बना है, इसका नाम है इजराइल। इजराइल लिख दे। और एक संगठन है आसियान, जिसका भारत भी सदस्य है, आसियान। और आसियान का भी एक नया सदस्य बना है, और इसका नाम है तिमोर लेस्ते। दोस्तों, अगर जब क्लास शुरू हुई थी तब आपने सुना होगा मेरे मुंह से, तो मैं तब भी कहा था कि ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। ये तो अभी रिसेंट आबकारी के पेपर में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, पीसीएस से आबकारी के पेपर, एग्जैक्ट याद नहीं है बट था। इसका कौन सा सदस्य, इसका सदस्य कौन हाल में ही नया? तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। और एडीबी का नया सदस्य कौन बना है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का इजराइल। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यूएन ने इजराइल को हाल में ही ब्लैक लिस्ट भी किया था, इसलिए ध्यान रख सकते हैं। इजराइल चर्चों में रहने वाला है। आसियान का कौन बना है? तिमोर लेस्ते, ये भी ध्यान रखना। ओके, हे भगवान। अगला है, दुनिया में पहली बार मनाया जा रहा है, दुनिया में पहली बार मनाया जा रहा है वर्ल्ड फुटबॉल डे। बॉल से लिखते हूँ, जैसे भी लिखते हैं, फुटबॉल लिखा है मैंने, ठीक है, फुटबॉल तो नहीं हो गया, एफ यू टी तो नहीं होता होगा, यही होता होगा। वर्ल्ड फुटबॉल डे। आज तक वर्ल्ड फुटबॉल डे नहीं मनाया गया है, और ये पहली बार मनाया जाएगा। और कब मनाया जाएगा? 25 अगस्त को। ये वाला पॉइंट भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि वर्ल्ड फुटबॉल डे जो मनाया जा रहा है पहली बार, वो मनाया जा रहा है 25 मई को। ठीक है, याद रख लेना, 25 मई को। जो लास्ट गया पहली बार मनाया गया था, अब अगली बार मनाया जाएगा 25 मई को फुटबॉल डे। ठीक है, ध्यान रख। लिख दिया, अगस्त बोला था क्या? 25 मई होगा इसका आंसर, ठीक है, सॉरी, 25 मई। हमारा उत्तराखंड का तो राज्य खेल भी है फुटबॉल। उत्तराखंड का तो राज्य खेल है फुटबॉल। कांस्टेबल के पेपर में था ना एक क्वेश्चन पुराने वाले में। कब बनाया गया था इसको? 2011 में। बट फिलहाल फुटबॉल डे कब मनाना शुरू किया है? 25 मई को। अभी हमने देखा था भारत ने फुटबॉल के सितारे में एक रिटायरमेंट लिया था, उनका नाम क्या था भाई? सुनील छेत्री साहब। ठीक है, उनको पद्मश्री मिला था 9 में, 11 में मिला था अर्जुन, और 21 में मिला था ध्यानचंद। याद रखना, 5 मिनट पहले जीवन में क्या घटना घटी थी वो याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर लिख रहे हो उधर भूल रहे हो, है ना? ये चीजें याद नहीं। कितने भी अच्छे नोट्स बना लो, जब तक चीजें याद नहीं करोगे तो कुछ भी बात नहीं बनी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ओलंपिक के बारे में तो आप सभी लोगों ने क्लासेस अटेंड कर ली होगी, एक से एक टीचर पढ़े हुए हैं यूट्यूब में, है ना? 2024 में जो हुआ था पेरिस, इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अगर मैं डिटेल चर्चा करूंगा तो 1 1.5 घंटा तो इसी पे लगे, बट मैं करना नहीं चाहता हूँ। बेसिक बात है, सबको पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों, वे पेरिस में थे पर दोनों के बारे में बेसिक सी बातें याद रखें। मेरा क्वेश्चन ये है कि
जब भी ओलंपिक की बात आती है, जब भी हॉकी की टीम की बात आती है, तो भारत को बहुत बड़ा नाम हुआ करता था हॉकी के क्षेत्र में। स्टार्टिंग के वर्ल्ड कप या ओलंपिक जो होते थे, तो भारत हमेशा 5 6 7 लगातार गोल्ड भी जीता है, किसमें? हॉकी में। उसके बाद एक आधा 12 सेकंड आया, फिर गोल्ड जीता, उसके बाद भारत हॉकी से गायब ही हो गया जब हॉकी के जो असली सितारे थे उन्होंने रिटायरमेंट ली। फिर भारत का हॉकी में नाम कम हो गया। फिर भारत में दोबारा से हॉकी में जंप लिया है, लास्ट टाइम भी ये ब्राउन जीते थे और इस बार भी ये ब्राउन जीते। कौन? इंडियन हॉकी की टीम। तो हॉकी की टीम बहुत अच्छा कर रही है इंडिया में। हॉकी में अभी उसको बढ़ावा मिल रहा है। जिस लेवल पे क्रिकेट को बढ़ावा है, उस लेवल पे हॉकी को बढ़ावा नहीं है, बट दिया जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ठीक है, कि हमारे देश में क्रिकेट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। कुछ ऐसी नीतियां बननी चाहिए कि और खेलों को भी तवज्जो दी जाए। सभी खेलों को सब बराबर, खेली तो है, गेम्स तो है, सभी गेम्स को बराबर लेवल पे उठाए। अगर क्रिकेट आगे भी है तो बाकियों को बहुत पीछे न छोड़ा जाए, आगे दे। अभी आईपीएल होंगे तो हम कितनी भीड़ लगा देते, आप हो या हम हो, एक ही कैटेगरी के क्रिकेट को खूब ध्यान से देखते। बाकी कुछ और खेल भी हो रहे तो पता नहीं चलता ना। पर ठीक है, धीरे 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 सरकार सोचेगी। क्या क्वेश्चन है यार, मैं इस क्वेश्चन पे बात करता हूँ। तो इस बार का जो ओलंपिक हुआ था, तो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीती थी इंडियन हॉकी टीम। तो क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम 2024 पेरिस ओलंपिक में किसको हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीती? देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, आएगा। आपने पेरिस ओलंपिक सब कुछ पढ़ा है क्या? आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है? तो ध्यान रखना, ये किसको हरा के जीते थे? स्पेन को हरा के। इन्होंने स्पेन को हराया, इंडियन हॉकी टीम ने। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेंगे। और ध्यान रखना आपको, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं तो आपको ध्यान रखना। ठीक है। कितने सदस्य इन्होंने इस बार भेजे थे? देखो ये क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। 117 सदस्य गए थे। ठीक है। और अगर मैं पैरा ओलंपिक में बात करूं तो ये क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। मनु भाकर सब याद कर चुके हैं, नीरज चोपड़ा सब याद कर चुके हैं, सुनील अंतिल सब याद कर चुके हैं कि कौन गोल्ड जीता, क्या कितना फेंका भाला, सब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पैरा ओलंपिक में कितनी टीम गई थी यहाँ से? 84 सदस्य गए थे। यहाँ पे कितने सदस्य गए थे भाई? 117 सदस्य गए थे, ये याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक बातें आदमी भूल जाता है, अब वो बेसिक बातें नहीं भूलनी है। मैंने कहा था ना, मैं आपको 100+ के टॉप लेवल के क्वेश्चन करा। ये फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं है कि बस भीड़ कराने के लिए करा दिया है। ये आपको किसी भी हालत में याद रखना है। ठीक है। अगला है प्रकृति संरक्षण सूचकांक। प्रकृति संरक्षण सूचकांक। तो प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 176 है। 180 देशों में भारत की रैंक 176 है। प्रकृति संरक्षण सूचकांक, ये रैंक याद रख लेना, बाकी रैंक मैंने ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, ध्यान रखना। ठीक है। हाल में ही आपने देखा होगा, भारत के एक एम रतन टाटा जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई। ठीक है। रतन टाटा जी की हाल में ही क्या हुई थी? डेथ हुई थी। तो क्वेश्चन आएगा, रतन टाटा जी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है। पद्म विभूषण दिया गया है। तो इनको पद्म विभूषण कब मिला था? 2008 में। ठीक है। ये ध्यान रखना। आप पुराने पीसीएस का पेपर देखोगे ना, पुराने से पुराने, ऐसी पेपर से 1 2 महीने पहले श्रीदेवी है, श्रीदेवी की डेथ हो गई। हीरोइन है ना श्रीदेवी, मतलब कोई एक एक्ट्रेस है, उनकी डेथ हुई थी और उनको भी भारत सरकार ने ऑलरेडी पद्मश्री दिया हुआ है। तो उनके बारे में पूछा गया था अचानक, मतलब अचानक से क्या, पेपर में। हाल में ही भारतीय अभिनेत्री की डेथ हुई थी, वो भारत सरकार द्वारा पद्मश्री कब दिया गया? एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन था। हाल में ही रतन टाटा जी की भी डेथ हुई है। बहुत क्या ही बोलना है, चर्चित पर्सनैलिटी, और बहुत मतलब लेजेंड कह सकते हैं। इनको भारत सरकार ऑलरेडी पद्म विभूषण दे चुके हैं, और ये है 2008। अभी बहुत सारे लोग इनको भारत रत्न देने की भी मांग कर रहे थे, बट फिलहाल के लिए भी भारत रत्न अभी मिला नहीं है, जब मिलेगा तब बात करेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है। अच्छा, दो नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। एक नाम लिख रहा हूँ सिद्धार्थ अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, और एक नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिया रॉय। तो जिया रॉय कौन है? यह है सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र में पैरा स्विमर है। ये क्या है? पैरा स्विमर। तो सबसे कम उम्र की
पैरा स्विमर, स्विमर की स्पेलिंग अपने हिसाब से लिखना। सबसे कम उम्र की पैरा स्विमर है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा एथलीट, पैरा स्विमर कौन बनी है, इसका गौरव हासिल हुआ है जीआर रॉय को। आपने पीसीएस का पेपर देखा होगा, उसमें एक क्वेश्चन बना था अभी कुछ महीने पहले कि सबसे ज्यादा उम्र में एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला कौन बनी, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मैं कह रहा हूँ सर जितने क्वेश्चन बनाए ना टॉप क्वालिटी के बनाए, फालतू के 1,000 क्वेश्चन करा दो, बट नहीं, ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, मिलते जुलते क्वेश्चन है। पहले तो इनमें से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे, नहीं तो इससे अगल बगल कुछ ना कुछ जरूर दिख जाएगा। बाकी पेपर में क्या आएगा हमें नहीं। और सिद्धार्थ अग्रवाल जी ने भी 2024 में सेम रिकॉर्ड बनाया है, मगर इन्होंने बनाया सबसे उम्र दराज, सबसे ज्यादा उम्र में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भारतीय बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, और जिया रॉय बनी है सबसे कम उम्र में पैरा स्विमर। ध्यान रखना वो पैरा है और वो नॉर्मल है, ऐसी चीजों को भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला है, इंपॉर्टेंट करके याद रखना, भारत का पहला CO2 से मैथेनॉल बनाने का प्लांट, मैथेनॉल पायलट प्लांट, CO2 से मैथेनॉल बनाने का जो पायलट प्लांट भारत में बना है, देश का पहला, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, पुणे में हुई। हाल में निम्न में से भारत में CO2 टू मैथेनॉल बनाने का जो प्लांट निर्मित किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है, पुणे में किया गया, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला नाम जो आपके सामने है वो नाम है श्रीनिवास सेठी। ठीक है, इसको आप याद भी कर सकते हैं, सेठी, सेठी में सेठ आ रहा है ना, सेठ, सेठ लोग, सेठ लोग, तो सेठ लोग कहाँ जाएंगे भाई, बैंक में जाएंगे। तो हाल में ही आर SBI के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, RBI नहीं, हाँ SBI बोल रहा हूँ मैं, SBI। तो SBI के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं भाई, श्रीनिवास सेठी जी हुए हैं। तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड समिट। देखो ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर लीजिएगा, क्वाड के बारे में पूछा जाएगा। क्वाड समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं अगर आपको बताऊं तो क्वाड समिट 2024 में USA में हो गए। अब क्वेश्चन आएगा क्वाड समिट कहाँ आयोजित होगा 2025 में, तो ये भारत में होगा। क्वाड समिट में कितने देश है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई इंडिया तो होगा अगर हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक मेंबर है USA, जब USA में हुआ था। एक मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, एक USA, एक AUS, ऑस्ट्रेलिया, और एक है जापान। ठीक है, स्टाइलिश तरीके से बोल देना, जापान, जापान। ठीक है, तो इसमें 4 सदस्य हैं, इन चीजों को आप ध्यान में रख लेना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि असलियत में 2024 में होना था भारत में, मगर आपने थोड़ी देर पहले देखा कि अमेरिका में नया राष्ट्रपति कौन बने हैं 47वें नंबर के, ट्रम्प। ट्रम्प से पहले थे बूढ़े जी जिनका नाम है जो बाइडेन, तो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। तो भारत में जो बाइडेन ने बोला कि 2024 में तो भारत में ही होगा, भारत में निर्धारित था, पहले से फिक्स हो जाती चीजें कि हमारे यहाँ चुनाव वगैरह चल रहे हैं, मैं भारत आ नहीं पाऊंगा, बुढ़ापा भी आ चुका है, यहाँ चुनावों का माहौल है, अब मैं समिट में पार्टिसिपेट करने भारत आऊंगा तो मामला गड़बड़ा जाता है ना राजनीति के। तो तुम ऐसे करो, तुम तीनों भाई अमेरिका ही आ जाओ और यहीं बातचीत यहीं डिस्कस कर लेंगे, जो भी हमारे मुद्दे होंगे, तो ऐसे में मेरा कम टाइम वेस्ट होगा और बुढ़ापे के शरीर में दूर दूर जाना भी नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें बोला ओके जन तुम बोल लिया उन्नी के दूल्हा, और इंडिया में होना था 2024, पर इंडिया ने बोला कोई नहीं हमारे यहाँ हो जाएगा 2025 में, 2024 में ऐसा करते हैं अमेरिका ही आ जाते, तो इसलिए भी थोड़ा चर्चाओं में। तो 2024 में क्वाड समिट कहाँ हुई थी भाई साहब, USA में। 2025 में कहाँ होगी भाई साहब, इंडिया में। क्वाड में कितने देश है, 4, कौन कौन से आपके सामने लिखे, ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, इसको आप इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन बनने वाला है पेपर में, काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा पहले से याद। अगला है संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में नोट्स में जगह दी है। संघाई सहयोग संगठन,
तो हाल में ही संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी अस्थाना में, या अस्ताना में। और अस्ताना कहाँ पड़ता है भाई साहब आपका? ये पड़ता है कजाकिस्तान। तो 2024 में जो संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी। इस बात से आप लोग मतलब परिचित होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगर मैं संघाई सहयोग संगठन की बात, चाइना का शहर है ना संघाई, तो इसका नाम था ओल्ड नेम। जब इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, दैट टाइम इसको संघाई फाइव के नाम से जानते थे। इसको बोला जाता था संघाई फाइव, क्योंकि इसमें पांच ही देश थे, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? संघाई फाइव कहते थे, ये ध्यान रखना। बट 2001 में इसका एक नया सदस्य बना, जिसका नाम था उज्बेकिस्तान। क्या नाम था इसका भाई साहब? उज्बेकिस्तान। और जब उज्बेकिस्तान इसका सदस्य बना, तब इसका नाम 2001 में पड़ गया था संघाई सहयोग संगठन। ठीक है। संघाई कॉपरेशन, कॉपरेट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, एससीओ बोलते हैं अंग्रेजी में। इस टाइम फोन मेरे दोनों नंबर जियो के हैं। जियो वाले एक नंबर में रिचार्ज है, एक नंबर में रिचार्ज नहीं। उसे नंबर करके बोल चार्ज। आपके साथ भी होता है ऐसा? अब दोनों सिम जियो के हैं ना, तो दोनों में रिचार्ज क्यों कराना है भाई? खासकर जब वाईफाई में तुम जीते होंगे। एक ही सिम में तो आदमी रिचार्ज कराएगा। अब 3 महीने का रिचार्ज इसमें, तो दूसरा वाला 3 महीने तक खाली रहेगा, तो वो उस पर फोन करते रहते हो। तो संघाई सहयोग संगठन अस्ताना कजाकिस्तान में था। ओल्ड नेम क्या था? संघाई फाइव। 2001 में इसका नाम सीओ पड़ा। और जब इसमें कौन शामिल हो गया था? उज्बेकिस्तान। इसका करंट अफेयर का क्वेश्चन यही है कि हाल में ही 2024 में एससीओ की जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? आप लोगों को बात पता चल गई। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है ये, तो ये और महत्वपूर्ण है। एक का नाम है लिएंडर पेस। ठीक है। लिएंडर पेस भारत के टेनिस के एक महान प्लेयर रहे हैं। और एक नाम है विजय अमृतराज। विजय अमृतराज, ये भारत के दो महान शख्सियत रही है टेनिस के इतिहास में। और इन्होंने, इनको मतलब विश्व टेनिस संघ ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्या किया है? शामिल किया है। टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो ध्यान रखना, टेनिस हॉल ऑफ फेम में हाल में कितने भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? तो दो को मिली है। अगर इनका नाम सेलेक्ट करने के लिए आता तो लिएंडर पे शायद आप ऑप्शन से कर भी देते, विजय अमृतराज नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका रिवाइज चल रहा होगा। जल्दी जल्दी और लिखते हैं और आगे समझते हैं क्या क्या है। ठीक है। अगला है भारत की यूपीआई, जो हम क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट जिसे हम नॉर्मल से बोलते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो भारत की यूपीआई पेमेंट अब भारत से बाहर भी क्या हो गई? एक्सेप्ट हो गई है। तो हाल में ही कितने देशों ने भारत की यूपीआई पेमेंट को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। तो तीन देश है, ये ध्यान रखना है। एक है फ्रांस, एक है मॉरिशस, और एक है आपका पड़ोसी श्रीलंका। ठीक है। तो इन तीन देशों ने भारत की यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट किया है। अगर आप मॉरिशस घूमने जाते हो तो वहां आप क्यूआर कोड स्कैन करके आराम से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तीन देशों ने इनको क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है ट्रीलेट। ट्रीलेट 2024, तो क्या है? ये भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और आप लोगों को पता है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खूब पूछी जाती है। तो भाई ये किस किस के बीच हुआ है? मोजाम्बिक, ठीक है, प्लस तंजानिया, प्लस हम भारत के हैं, और हमारे अपने जीके में करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कौन होगा? भाई भारत। ये ध्यान रखना, इन तीनों को मिला के बनता है ट्रिलेट। तो क्वेश्चन आएगा ट्रिलेट 2024 में निम्न में से किसने पार्टिसिपेट किया था और किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? ये भी ध्यान रखना। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नाम है गोपी चंद थोटाकुरा। गोपी चंद थोटाकुरा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत हाईली चांस है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। गोपी चंद थोटाकुरा ये बनेगा भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष में तो लोग गए हैं, बट ये घुमक्कड़ी के लिए जा रहा है। पहला अंतरिक्ष यात्री, यात्री बोले तो टूरिस्टर के रूप में, कोई मिशन पे नहीं। तो कौन है? गोपी चंद थोटाकुरा। और इनका मूल भारत में कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश से मूल रूप से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। आपने पीसीएस का पेपर देखा होगा, तो उसमें एक क्वेश्चन बना था जुलाई में, जो 14 जुलाई को पीसीएस का पेपर हुआ है, कि सबसे समय ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में बिताने वाले कौन है, इनको कौन से देश के, रूस के थे वो ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना, ध्यान रखना। तो यहाँ से कौन जा रहा है भाई पहला अंतरिक्ष यात्री बन के? गोपीचंद थोटाकुरा। ये ध्यान रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिशन है, क्वेश्चन आएगा किस मिशन के तहत जा रहे हैं। इस मिशन का नाम है न्यू शेपर्ड मिशन, न्यू शेपर्ड मिशन 25। इस मिशन के तहत वो जा रहे हैं। ठीक है, और कौन सी कंपनी इनको भेज रही है? तो ये कंपनी भेज रही है ब्लू ओरिजिन। कौन सी कंपनी भेज रही है? ब्लू ओरिजिन। इतना डिटेल आप याद कर पाओ न कर पाओ, बट ये बेसिक सा पॉइंट याद कर लेना। ये पेपर में कहीं ऐसा ना हो एज इट इज पूछ लिया जाएगा, और बहुत हाईली चांस है कि ये पेपरों में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपरों में, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। अगला है शाहिद बेहिस्ती। ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ऑलरेडी पेपरों में आ चुका है। शाहिद बेइज्जती टर्मिनल, शाहिद बेइज्जती टर्मिनल कौन है? कोई मुझे बता पाएगा? सोच पा रहे हो आप? तो हाँ भाई, सोच पा रहे होंगे। अभी हाल में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारत ने ईरान में एक बंदरगाह बनाया था। ईरान में एक बंदरगाह बनाया था, या भारत ने खूब मदद करी थी ईरान की। उस बंदरगाह का नाम था चाबहार बंदरगाह। और अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हो, तो ऐसा क्वेश्चन आपने एग्जाम में 101% देखा होगा। चाबहार बंदरगाह, भारत ने चाबहार बंदरगाह किस देश में निर्मित किया है? मतलब भारत ने ईरान की खूब मदद करी थी। देखो, अगर आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध पता होगा, इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ते होंगे, ठीक है, यूपीएससी के तो सिलेबस में होता है, पीसीएस के इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध खूब पूछे जाते हैं। तो चाइना भी खूब बंदरगाह बना था पड़ोसी देशों में। चाइना के तो हम मनटोटा में, श्रीलंका में इतना बड़ा बंदरगाह है, क्या ही बोलूं। अब भारत में बड़े बंदरगाहों की थोड़ा कमी भी है। जब भारत आयात निर्यात करता है, तो आपको पता, बड़े बड़े जहाज भारत डायरेक्ट आ भी नहीं सकते। तो पहले उन बंदरगाहों को श्रीलंका के बंदरगाहों में, मतलब उन जहाजों को श्रीलंका के बंदरगाहों में रोका जाता है। अब फिर श्रीलंका से छोटे छोटे जहाजों में इंडिया में सामान आता है। तो बड़े बड़े बंदरगाह की जरूरत पड़ती है। तो छोड़ो ये बातें, है ना, ये बड़ी बात हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, ईरान में भारत की मदद से कौन सा बंदरगाह बना है भाई? सिंपल सी बात है, चाबहार बंदरगाह। अब भारत ने तुम्हें बंदरगाह बनाने में मदद करी, तो कुछ तो तुम्हें भी देना पड़ेगा ना रे भाई। तो इसीलिए चाबहार बंदरगाह का एक टर्मिनल, जिसका नाम है शाहिद बेहिस्ती, ये भारत को 10 वर्ष के लिए लीज पे मिला है। ये किसको मिला है? भारत को 10 वर्ष के लिए, ध्यान रखना। देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि चाबहार बंदरगाह भारत ने किस देश में बनाया? ईरान में। या ईरान ने चाबहार बंदरगाह किस देश की मदद से बनाया? समथिंग जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और इस बंदरगाह का एक हिस्सा शाहिद बेइज्जती, जिसमें भारत को 10 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति मिली है, कि इस हिस्से में भारत अपना व्यापार करेगा। अरे, इस हिस्से में भारत अपना व्यापार करेगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो चाबहार बंदरगाह का कौन सा टर्मिनल भारत को मिला है ईरान के द्वारा 10 वर्षों के लिए? तो शाहिद बेहिस्ती मिला है। ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले वैसे तो मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है आप लोगों को, और वो पढ़ा रखा 18वीं लोकसभा। इस बार 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपने पेपर में आया हुआ भी देखा होगा। कितने चरणों में हुआ था भाई? 7 चरणों में हुआ था। उत्तराखंड में कौन से चरण में हुआ था भाई? पहले चरण में हुआ था। ये बात है क्लियर है। अब जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष होने अनिवार्य है? तो मिनिमम 25 वर्ष के अगर आप हो, आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हो।
आप में से बहुत सारे लोग, मैक्सिमम मैक्सिमम लोग तो 25 साल से ज्यादा ही होंगे ना। 25 साल तक नौकरी लग गई तो ठीक, नहीं तो 25 साल के बाद की जो उम्र होती है नौकरी लगाने की, वो टेंशन वाली। 25 से पहले नौकरी कर लेनी चाहिए। वैसे कोई अगर 20-21 साल का है, कोई 12 पास करके आया है, तो सभी मजे के टाइम तो है, बात मान। बट अगर अभी मेहनत कर ली तो पूरी आगे की लाइफ सेट मजे से ही गुजरे। और आगे अभी मजे कर लिए ना, आने वाला समय बहुत दुखदाई होने वाला है। देखो जिंदगी में एक बार तो मेहनत करनी, अपने पीक पॉइंट पे मेहनत कर लेंगे तो आगे का समय है वो मजे से। और अगर अभी हम मेहनत नहीं करेंगे, अभी मजे कर लेंगे, तो बुढ़ापे में मेहनत करनी। बट एक ना एक बार तो मेहनत जरूर करनी। ये बात आप क्लियर करके समझ लीजिए। छोड़ो ये बातें, ये ज्यादा ये बातें पसंद नहीं आती बोलना। मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन? तो भाई मैं ये बता रहा हूँ कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में विधायक नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संसद भवन में जाते, 5-7 ऐसे बंदे हैं यूपी के, जो 25-25 साल के भाई, हमसे छोटे, मतलब मुझसे छोटे, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। हम नौकरी क्या करेंगे? बड़ी सी बड़ी नौकरी, डीएम। और एक एमपी तो बताओ तुम कितना बड़ा होता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पद, वो प्रधानमंत्री बन सकते। तो 25-25 साल के बन, बड़ी वैसी बात है। राजनीति में जब युवा जाता है तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, जाने भी चाहिए युवा राजनीति में। छोड़ो बात, मैं ज्यादा बोल जाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है कि इस बार का जो 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, सबसे युवा, सबसे युवा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सांसद। सबसे युवा सांसद कौन है? ठीक है, समाजवादी पार्टी के हैं और इनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज। इनका नाम क्या है? पुष्पेंद्र सरोज। ये लगभग 25 साल और कुछ ही महीने के। सरोज किसका पर्यायवाची होता है भाई हिंदी में? कमल का सर प्लस जन्म, सर में जन्म लेने वाला, मतलब तालाब में जन्म लेने वाला। पुष्पेंद्र सरोज लगभग 25 साल के। और इनके जैसे 3-4 और है जो 25, 26, 27 साल के। ठीक है। बट अगर क्वेश्चन आएगा 18वीं लोकसभा में सबसे युवा, सबसे युवा मंत्री, अरे मंत्री पद तो उसी को मिलेगा ना जो सांसद बनेगा। और मंत्री पद मोदी जी या बीजेपी सरकार उसी को देगी जो बीजेपी के होगा। जैसे हमारा जो विधायक है लैंसडाउन क्षेत्र से, जो मेरा गांव है, दलीप सिंह रावत जी है। दलीप सिंह रावत जी विधायक है बट मंत्री तो नहीं है ना। बट उन्हीं विधायकों में से जैसे चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज जी विधायक है, वो मंत्री है। चंपावत से विधायक धामी जी है, वो भी मंत्री है। तो विधायक मंत्री बनते हैं। तो सबसे युवा एमपी बोलेगा, सांसद तो पुष्पेंद्र सरोज है। मगर इन्हीं सांसदों में से कुछ ना कुछ लोगों को तो मंत्री बनाया गया है। इस बार 72 लोग मंत्री बने हैं मंत्रिमंडल में। तो सबसे युवा मंत्री कौन है? उसका नाम है रक्षा खड़गे। रक्षा खड़से या खड़गे, ऐसा नाम है। रक्षा, आप रक्षा याद रख लेना, ये पॉइंट याद रख लेना, रक्षा खड़से। और अगर बोलेंगे सबसे बुजुर्ग या सबसे ज्यादा उम्र दराज के मंत्री कौन है मोदी जी की मंत्रिमंडल में, मोदी जी की मंत्रिमंडल में, तो उनका नाम है साहब जीतन राम मांझी। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन पेपरों में आए। इस बार मोदी जी की कैबिनेट मिनिस्ट्री 72 सदस्यीय है। और क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाएगा मंत्रिमंडल में, देखो एक बात तो पहले, मंत्रिमंडल शुद्ध वर्तनी में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मल मंत्री आप ऐसा लिख सकते हो, बट जब बात मंत्रिमंडल की आएगी तो ऐसे लिखना है। हिंदी सिखा रहा हूं मैं आपको, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? अ, तो मंत्रिमंडल में इस बार कितनी महिलाएं हैं? तो टोटल 7 महिलाएं। तो इस बार जो टोटल देश में कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो उसमें कितनी महिलाओं को पद मिला है? तो 7 ही महिलाओं को पद मिला है। ध्यान रखना। चलो, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा दिए। इसके बाद है 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला होगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो 2024 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसको मिला होगा? ध्यान रखना, हयाओ मियाजाकी। किसको मिला है साहब? हयाओ मियाजाकी को। हयाओ मियाजाकी को। और हयाओ मियाजाकी जापान से बिलोंग करते हैं। ठीक है।
2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है तो मैंने लिखा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? हाल में ही किस देश ने राम जी पर डाक टिकट जारी किया है? एक देश ने राम जी पर डाक टिकट जारी किया है और उस देश का नाम आप लोगों को बताना है। उस देश का नाम है लाओस। तो लाओस देश ने हाल में ही राम जी पर क्या किया है? डाक टिकट जारी किया है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला, हमारे देश में देश की पहली एआई, देश की पहली एआई आंगनबाड़ी बनी है। अभी आंगनबाड़ी की भर्तियां भी आई है, ठीक है, भर लेना फॉर्म। महिलाओं, इनको पेंशन भी मिलने वाली है। आंगनबाड़ी में जो भर्ती होंगे अब उनको पेंशन वगैरह भी मिलेगी, सरकारी नौकरी समझ लो, नौकरी बिना एग्जाम की। देश में पहली एआई आंगनबाड़ी कहाँ पे बनी है? तो ये बनी है गाजियाबाद। देश में पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त आंगनबाड़ी की जो स्थापना हुई है वो गाजियाबाद में हुई है। ऐसा क्वेश्चन पेपरों में अगर आपके पास आएगा तो ध्यान रख। व्हाट्सएप चैनल होते हैं व्हाट्सएप में, तो पुलिस व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करने वाला देश का पहला राज्य। तो पुलिस व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करने वाला, पुलिस का पेपर है तुम्हारा, याद रख लेना। तो यूपी पुलिस ने पुलिस व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे आप चैनल वगैरह देखते होंगे, देख लेना। ठीक है, हाल में ही पांचवा नदी सम्मेलन हुआ है। नदी सम्मेलन, नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए नदी सम्मेलन। और हाल में ही पांचवा नदी सम्मेलन 2024 में जो आयोजित किया गया था वो दिल्ली में किया गया था। और दिल्ली खुद कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है? यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। नदी सम्मेलन, पांचवा नदी सम्मेलन कौन सा है ये सम्मेलन पूछे जाते हैं, पांचवा ध्यान रख लेना इन बातों को। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, अगर आपसे पूछा जाएगा कृषि और भूमि क्या है? कृषि और भूमि, तो नॉर्मल आप सोचोगे कृषि भूमि, बट कृषि और भूमि जो अभी चर्चाओं में है, ये बने हैं एआई एंकर। एंकर आपको पता है जो न्यूज चैनल पे न्यूज वगैरह बोलते रहते हैं, है ना, एंकर। तो एआई एंकर बनाए हैं। और चैनल नहीं आता था डीडी दूरदर्शन, वैसे भी ये कृषि के बारे में ही बताते रहते दूरदर्शन वाले। तो हाल में ही डीडी दूरदर्शन ने एआई एंकर बनाए हैं। उन दो एआई एंकरों के नाम क्या रखे हैं उन्होंने? कृषि और भूमि। तो कृषि और भूमि क्या है जो चर्चाओं में है? वो एआई एंकर है। और किसने इनको एआई एंकर बनाया, किस चैनल के लिए काम कर रहे हैं? तो डीडी दूरदर्शन के लिए काम कर रहे हैं। ये भी बात आप याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। राष्ट्रीय महिला आयोग के हाल में ही नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये बने हैं विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर ऐसा कोई नाम है, और ये बने हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बने। अगला है लक्षद्वीप के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश का। मैं पहली पहली शाखा खोलने वाला निजी बैंक। अभी तक वहां प्राइवेट बैंक की कोई शाखा नहीं थी, मगर एच डी एफ सी पहला ऐसा निजी बैंक है जिसने लक्षद्वीप में अपनी क्या खोली है? ब्रांच खोली है। और दोस्तों, आज तो मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिया कि कमेंट करने के लिए, तो अचानक से याद आया, अगर यहां तक तुमने देख ही लिया तो एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट करने के लिए दे देता हूं कि हमारे पवित्र धाम केदारनाथ में पहला एटीएम किस बैंक ने खोला था? क्या आप कमेंट करके बताएंगे? अगर यहां तक आप क्लास देख रहे हो तो कर ही दो यार। ये पूरी मलाईदार क्लास थी आपके लिए, क्रीमी लेयर वाली क्लास थी, ध्यान रखना। इनमें से कुछ ना कुछ टपकेगा जरूर अगर आपने एक आधा घंटा दिया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, विश्व समुद्री सम्मेलन, ये सम्मेलन पूछे जाते हैं। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो समुद्री सम्मेलन, भारत में समुद्र की ऊंचाई कहाँ से नापी जाती है? चेन्नई से। तो विश्व समुद्री सम्मेलन
2024 चेन्नई में हुआ था, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, आपने देखा होगा जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो बड़ा बवाल हुआ था। लगभग जितने एग्जाम उस दौर में हुए थे, खूब पूछा गया था चंद्रयान 3। बट भारत एक नए मिशन पे काम कर रहा है, द नेम इज चंद्रयान 4। तो क्वेश्चन यही है कि भारत द्वारा चंद्रयान 4 को कब लॉन्च किया जाएगा। तो ये लॉन्च किया जाएगा 2027 में। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। 3 चंद्रयान मिशन तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। अब भारत सरकार चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगी, 2027 में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आपने देखा था, मगर आपने बताना ब्लाइंड, ब्लाइंड ऐसे लिखते होंगे, अंग्रेजी नहीं आती, दृष्टि बाधित, दृष्टि बाधित T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी 2024 में हुआ था। और इसके विनर कौन है, तो दोनों के दोनों आपके पड़ोसी गरीब देश। तो विनर इसका पाकिस्तान और रनर अप इसका था बांग्लादेश। देखो, वर्ल्ड कप के बारे में लगभग हर किसी को पता था, वो मैंने ऊपर करवाया भी है। बट ध्यान रखना, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनका भी वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, ध्यान रखना। तो इस बार का जो दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इसका विनर कौन था, पाकिस्तान। ये बातें आप ध्यान रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला, भारत में लगभग 55 टाइगर रिजर्व थे, बट हाल में ही इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। वैसे तो ये 100 के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल में ही 56वां भारत में टाइगर रिजर्व बना है, और उसके बाद जस्ट 57वां टाइगर रिजर्व भी बना है। और ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा मेरे दोस्तों। तो हाल में ही भारत में 56वां और 57वां टाइगर रिजर्व बने हैं। तो 56वां जो बना है उसका नाम है घासीदास, घासीदास टाइगर रिजर्व, घासीदास टाइगर रिजर्व। हाल में ही जो बना है 2024 में। ये कहाँ है भाई, तो ये छत्तीसगढ़ में। अगर आपने आबकारी का पेपर दिया होगा तो उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन था असम से रिलेटेड, मानस के बारे में था या काजीरंगा के बारे में था, कोई क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। तो घासीदास टाइगर रिजर्व हाल में ही एक भारत में नया टाइगर रिजर्व बना है। वो किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। और इससे भी नया बन गया है रातापानी, मेरे गांव में है तातापानी। मेरे गांव में एक नदी है, जगह है, उसको बोलते हैं तातापानी। कोई तुम में से फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती होगा तो वहां फॉरेस्ट की चौकी है, उसको बोलते हैं तातापानी, बट ये रातापानी। तो रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व भी 57वां बना है, और ये है एमपी में। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों एक सामने ही है, तो आपको ये चीज भी याद करनी है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना इनफ है। ये जो क्रीमी लेयर वाले टॉप लेवल के क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के पूरे नोट्स भरे हुए हैं, पूरी डायरी भरी हुई है, सब लिखाना पॉसिबल नहीं, पर उस पूरी डायरी के जो 100 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था निचोड़, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। आप देखना, इन्हीं क्वेश्चनों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता अगल बगल जरूर टपक जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को तो याद कर लीजिएगा, और इसी क्वेश्चन के सेंस पे अगल बगल पड़ोसी क्वेश्चन भी आप याद कर लेना। लास्ट 1 2 दिन बचे एसआई के पेपर में, अब टेंशन नहीं लेनी, अब नया नहीं पढ़ना है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, जो आप पढ़ चुके हो उसका आप एक क्विक रिवाइज कर लो अगर कर सकते हो तो, नहीं तो चिल रहो, जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया 1 साल में। अब परसों आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है, जिन्होंने मेहनत करी होगी तो। ठीक है, एक होता मेहनत और एक होता सही दिशा में मेहनत। तो सही दिशा में जिसने मेहनत करी होगी उसका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को किसी भी हालत में याद कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच।